बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। खुशगवार मौसम, खुशगवार सुबह और उम्मीद है कि हम लोगों की ज़िंदगियाँ भी खुशगवार हों। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और जब अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? सिर्फ़ और सिर्फ रिटर्न में आप लोगों ने ये करना है कि आपने किसी के लिए आसानी पैदा करनी है। किसी का बुरा मत सोचें, किसी के लिए अच्छा सोचें। इंशाअल्लाह आपके तमाम तर रास्ते खुद ब खुद सीधे होते चले जाएंगे। आपकी ज़िंदगी के तमाम वो जो कहते हैं ना उलझी हुई गुत्थियाँ हैं वो सुलझना शुरू हो जाएंगी। आपने करना ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की मखलूक पे आपने अच्छा सोचना है, कुछ कर्म करना है, आपके रास्ते भी बन जाएंगे। आज के इस पैगाम के साथ, आज के इस मैसेज के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, खबरें भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। जिनकी बर्थडे है उनकी बर्थडे भी शामिल ज़रूर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज़ करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। खबरें क्या हैं? जाली इंजेक्शन से मरीजों की बेनाई मुतासिर होने का मामला, निगरान वज़ीर आला का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। और आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला की जानिब से इस मामले का नोटिस लिया गया है। सेकंड पे हमने लाहौरियों को अच्छी खबर ये देनी है कि किस तरह से रिंग रोड के कंट्रोल्ड एक्सीलेंस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा गया। फिर कुछ डेंगू के वार पे भी बात होगी। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे जी नकासी आपकी सूरत हाल पर भी, क्योंकि बारिशें हो रही हैं। सो इसके बाद क्या सिलसिला चल रहा है उस पर भी बात होगी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स सीनियर मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब और वक्कास अहमद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले शाहिद सिप्रा साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पहली खबर है इंतहाई अफसोसनाक, और मैं तो सवालात बहुत सारे जन्म देने लगे ना कि जो बाकी अद्वियात है उन पर ट्रस्ट करें या ना करें। क्वालिटी कहाँ पर है? खुराक की क्वालिटी मैटर करती है। अब दवाइयाँ जिनसे आपने सेहत और तंदुरुस्ती हासिल करनी है, अपनी जान की हिफाजत करनी है, जान बचानी है, वही आपके लिए वबाले जान है। जाली इंजेक्शन के फरोग पर ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू। मुतासिरीन का इलाज मुफ्त होगा। किसी की आंख चली जाए तो इलाज मुफ्त हमने क्या करना है? शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि आपने मेडिसिन इस्तेमाल की और उसकी वजह से आपकी बेनाई चली गई। अशोब चश्म जो है वो आपको पता है आजकल वबा है लाहौर में, बल्कि मज़ाफ़ात में भी फैली हुई है। और बहुत सारे लोग जो है आपको जब ब्लैक ग्लासेस के साथ नज़र आते हैं तो उसकी शायद वजूहात भी यही होती हैं कि उनको है, और होनी भी चाहिए कि लगानी भी चाहिए। अब आ जाते हैं कि ये मेडिसिन क्या थी, किस तरह इस्तेमाल की। एक नोटिफिकेशन मेरी नज़र से भी गुजरा था और सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा था कि अगर आपको ये अशोब चश्म है तो इसमें आप ये इंजेक्शन लगवा लें, ये इंजेक्शन लगवा लें। इवन के मेरी बेगम ने भी मुझे कहा कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये आप देखें तो इसमें आप कंसर्न होते हैं ना। हो ज़ाहिर है एक वबा थी फैली हुई थी तो वो था, लेकिन उसके एक दिन के बाद इस तरह की स्टोरी आ गई कि ये वो ऐसे इंजेक्शन लगने से कि आपकी बेनाई ही चली जाए और आपकी आंखें ही ज़ाया हो जाएं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा क्राइम कोई नहीं है। आप ठीक कह रही हैं कि वज़ीर आला की जानिब से इस बात का नोटिस भी लिया गया है और महकमाना कार्रवाई भी होगी। और जो ड्रग इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी जगह पे मेडिसिन की नाजायज़ फ़रोख्त ड्रग इंस्पेक्टर्स और उसकी टीम के बगैर मुमकिन ही नहीं है। मेरे ख्याल में ड्रग इंस्पेक्टर जो मुतलका है या ज़िम्मेदार है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको कानून के कटहरे में खड़े करना चाहिए। जिन लोगों की आंखें ज़ाया होगी वो वापस शायद आ जाए, इलाज मुआवजा तो चले पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसका करेंगे, मुफ्त करेंगे, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन ज़िम्मेदारों का तयन करना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या वजूहात हैं कि हर फार्मेसी पे हम लोगों ने जाना है, हर जगह पे मेडिकल स्टोर पे जाना है, अद्वियात मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा हमारे यहाँ तो हर तीसरा चौथा महीना गुजरता है तो कोई ना कोई वबा आ जाती है। तो उसकी मेडिसिन के लिए आपने इन्हीं फार्मेसीज, इन्हीं मेडिकल स्टोर्स की तरफ जाना है जहाँ से ये लोगों ने ख़रीदी, इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाना है जिन लोगों ने वो इंजेक्शन लगाए। तो मुझे बताएं कि अगर मसीहा और डॉक्टर्स इस तरह की गफलत और लापरवाही का मुजाहरा करेंगे और जो मरीज़ अपनी तिब्बी सेहत को बेहतर बनाने के लिए जाएगा और वो एक बहुत बड़े नुकसान के बाद घर लौटेगा, तो मुझे बताएं तो इसका अजाला कौन करेगा? अजाला इसका तो कोई मुतबादिल है ही नहीं, इसका अजाला हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे ख्याल में ये वक्त है कि आपकी जाली अद्वियात या आपकी छोटे लेवल पे जो अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं आपके गुंजान दबाद इलाकों में, साहब इस पे तो बहुत बड़े लेवल का क्रैकडाउन करने की जरूरत है। ये एक आधे दिन का काम नहीं है और ये छोटे लेवल का काम भी नहीं। वकास में आपकी तरफ आना चाहूंगी, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? और मेरे ख्याल से निगरान गवर्नमेंट को सीएम साहब को इस पर बहुत जल्द जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।
मज़ीद लोग भी मुतासर होने का खदशा हो सकता है? ना, बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद ने जो बात की वो बिल्कुल सही है, लेकिन इस केस में जो मामला है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली वन पॉइंट है कि ये जो इंजेक्शन मार्केट में दिए जा रहे थे ये जाली थे। जो फार्मूला बेसिकली दुनिया में इस्तेमाल हो रहा था वो ये है ही नहीं था, और हमारे हमसाये में इस इंजेक्शन को बैन कर दिया गया, अमेरिका में इसको बैन कर दिया गया। लेकिन इसकी चेन देखिए कहां से हमारे पास ये एक्सक्यूज़ है कि ये क्योंकि लो कास्ट है तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे निगरान वज़ीर सेहत साहब ये कह रहे हैं कि एक छोटे से यूनिट लगा हुआ था फैसल टाउन में, वहाँ पे तैयार हो रहा है। तो एक पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है, मैकेनिज़्म मौजूद है। तो अगर आप लोग सिर्फ ये भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते कि जो इंजेक्शन या मेडिसिन एक छोटे से यूनिट से मार्केट में जा रही है वो सही है या नहीं है, तो इस टोटल फेलियर आप अभी जैसे आपने बात होगा ना कि मार्केट में एक दवाई जाने से पहले उसको टेस्ट किया जाता है, मतलब उसका कोई मार्केट में मॉनिटर, जैसे शाहिद ने कहा कि वो ड्रग जो इंस्पेक्टर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही यही है कि वो अद्वियात के म्यार को, उसके सप्लाई चेन को मॉनिटर करते हैं। वो तो रेगुलरली चेक करते रहते हैं। तो इस तरह से बेशुमार पहले भी खबरें हम सुनते रहते हैं कि जी जाली अद्वियात मौजूद हैं, लेकिन जो इस तरह के सेंसिटिव हैं, मतलब जिसमें आपके पास मार्जिन नहीं है। देखें ना, एक इंजेक्शन लगा और आपकी बनाई चली गई है, मे बी कोई और टैबलेट होती है जिसमें आपके पास ये गुंजाइश थी कि आप उसको रिकवर कर सकते किसी और तरह से। जैसे शायद ने कहा, पता नहीं अब इसका वो कितने % रिस्टोर होती है। अच्छा, अब देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे मरीज़ हैं डायबिटीज़ के, शायद सिप्रा साहब वो तो इस तरह की किसी भी चीज़ को काउंटर नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि शुगर पेशेंट्स के लिए ये चीज़ें कितनी सेंसिटिव हो जाती हैं। कोई ज़ख्म भरना, कोई ऑलरेडी शुगर के साथ कुछ तरह का कुछ हो जाए, जिम्मेदार कौन है? किसको हम कहें जिम्मेदार, मुझे ये बता दें। देखिए, बराह रास्त तो आपका महकमा सेहत है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि मेडिकेशन का स्टॉक को चेक करना आपके मेडिकल स्टोर्स पे, फार्मेसीज़ पे, और उसके बाद आपके जो लोग वहाँ से ख़रीदारी कर रहे हैं उसको चेक करना, मयार क्या है, ज़ायदुल मियाद अगर स्टॉक मौजूद है उसकी चेकिंग करना। ये तो आपके महकमा सेहत की ही जिम्मेदारी है और ये ड्रग इंस्पेक्टर्स करते हैं। जो आपने बात किया कि मल्टीपल जिसको बीमारियाँ हैं, बिलखसूस शुगर पेशेंट जो है उसका इलाज मुआवजा ज़रा और तरीके से होता है। डॉक्टर्स भी उसमें थोड़ा सेंसिटिव होकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और ये ऐसी थी कि एक वबा आई हमारे, अच्छा मैं अब इसमें थोड़ा डिटेल में जाऊं, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ये अलमिया है माजरत के साथ कि अगर कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है हम उसको कारोबारी ज़िंदगी बना लेते हैं। सही क्या? हमारे यहाँ माजी में कोरोना आया, हमने उसको भी कारोबार बनाया। वो इंजेक्शन जो हज़ारों रुपए का था वो लाखों रुपए में बिका, यहाँ फ़रोख्त हुआ ब्लैक में। आपकी अगर सरकारी सतह पे सिफारिश आपके पास मौजूद थी तो वो इंजेक्शन मिलता था, अदरवाइज़ आपको कोरोना के लिए जिसके लंग्स इफेक्ट हो रहे थे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। इसी तरह आपके पास दीगर जो आई हैं बीमारियाँ उसमें भी यही, डेंगू में भी यही हुआ। इवन पैरासीटामोल आपकी जो आम टैबलेट है वो आज भी नहीं देते। वो आज भी आप मेडिकल स्टोर पे जाएँ तो एक बिल के साथ वो आपको बस थोड़ी सी दे देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। इसलिए यहाँ भी यही हुआ कि एक वबा आई, सबको लोगों को मालूम था कि वबा फैल रही है और उसके फैलने की वजह से उसमें जो अद्वियात इस्तेमाल होनी है उसकी फ़रोख्त बढ़ेगी। और फिर ये तो मुझे नहीं मालूम था कि आपके वज़ीर सेहत साहब ने ये कैसल टाउन में चीज़ तैयार हो रही थी, ये वकास बता रहे हैं। और अगर शहर के इतने पोश इलाके में एक चीज़ तैयार होकर मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त हो रही थी और उस पर चेक एंड बैलेंस भी किसी का नहीं था, तो मेरे ख्याल में ये फिर ड्रग इंस्पेक्टर तक बात नहीं रहनी चाहिए। फिर एनओसी किसने दिया, उसका फॉर्मूला अगर ठीक नहीं था। एक ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और डॉक्टर साहब को इस वक्त टेलीफोन कॉल पे लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो लोग जो कि प्लान कर रहे हैं कि इस वबा के पेश नज़र कोई एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। लोग बेचारे परेशान होते हैं, कुछ ऐसी वबा फूटे तो लोग कहते हैं अच्छा जी इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए दौड़ें। सो हम डॉक्टर साहब की माहिराना राय इसलिए भी जानना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ इलाज की गर्ज से करना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं, तो आपको एक प्रॉपर रास्ता कौन सा इख्तियार करना है। अब जो लोग मुतासिर हुए उनकी भी बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि लोग बेचारे बहुत परेशान हैं इस वबा के पेश नज़र, लोग वैक्सीनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं, सो क्या सजेस्ट आप करना चाहेंगे लोगों को? बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो शोब चशम या जिसको हम पिंक आई कहते हैं,
ये पाकिस्तान में तो पहली दफ़ा तो आई नहीं, हर साल आती है और इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज से है, फ्लडिंग से है और पोल्यूशन से है और मौसम से है कि जब मौसम जैसे गर्मी से सर्दी में जा रहा होता है, जैसे ही सर्दी आएगी तो ये ऑब्वियसली इसकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो वायरस है ये सर्वाइव नहीं करती। और इस पोल्यूशन के अलावा ये मल्टीपल इसमें वायरसेस इन्वॉल्व हैं। सबसे कॉमन वायरस भी इन्वॉल्व है वो एडिनो वायरस है, लेकिन कॉक्सीज वायरस और सिंप्लेक्स वायरस भी ये कर सकती है। इस वक्त ये जो लाहौर में और पाकिस्तान के दीगर शहरों में ये फैला हुई है, ये बेसिकली एडिनो वायरस है और ये ज़्यादातर क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलती है। खासकर अगर आप टॉवल शेयर करेंगे, आप तकिए शेयर करेंगे, तकिए का जो आपका गुलाफ है वो ही चेंज करेंगे और बीवी को हुआ तो मियाँ को लग जाएगा, बच्चे को हुआ तो आगे। और फिर जब आपको ये होता है तो आपको आइसोलेट होना चाहिए अपने लिए भी और इर्द गिर्द के लोगों के लिए। और आपको डार्क ग्लासेस, चाहे आप नहीं भी वेयर करते ग्लासेस नॉर्मली, तो आपको डार्क ग्लासेस लगा के रखनी चाहिए। उससे इसकी ट्रांसमिशन बहुत कम हो जाती है। और आप अगर बच्चा हैं तो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग तो आपको घर पे ही रहना चाहिए 5 to 6 days का। डॉक्टर साहब अब आ जाए इंजेक्शन की तरफ। लोग बहुत परेशान हैं, हर जुबान ज़द-ए-आम ये मामला है। सो आप बताइए, जो लोग इलाज के घर से ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? नहीं, इसकी तो कोई वैक्सीनेशन नहीं है, ना जरूरत है। ठीक है। ये अगर हम पिंक आई की बात करें और इसमें सिर्फ अपनी हाइजीन की, बतौर मुसलमान हमने 5 वक्त नमाज पढ़नी होती है, फर्ज है, अल्लाह का हुक्म है और उसके लिए वजू करना है। आप आंखें धोते ही हैं, अच्छी तरह धो लें और ज्यादा दफा धो लें। खाने के पहले, खाने के बाद जो सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हाथ धोएं और सफाई सुथराई रखें। तो अपनी हाइजीन इम्प्रूव करने से, अपनी जनरल जो आपकी है हेल्थ, उसको इम्प्रूव करने से, अगर आपको शुगर है उसको कंट्रोल करने से, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से ये बेहतरी आएगी। इसकी एज सच तो वैक्सीन कोई नहीं है, ना ज़रूरत है। और अगर ये हो जाए तो ज़रूरी किसी दवाई की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बार बार इसको धोते रहें ठंडे पानी से। डॉक्टर साहब, ये जाली इंजेक्शन वाले मामले पर आप आ जाएं। जो लोग इससे मुतासिर हुए, मार्केट में इसका स्टॉक क्या उठा लिया गया है, इस पर अब क्या रिएक्शन लिया जाएगा? फौरी तौर पर इस पर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सामने लेके आना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। देखें, ये जेली तो नहीं है इंजेक्शन तो रॉश कंपनी जो रिनाउंड कंपनी है उसी का बना हुआ है। इसको जब बेचा गया और आगे डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जब लोगों को लगा तो इन्फेक्शन करा के लगा। अगर वो एक स्टेराइल कंडीशन में बनता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है तो लोगों ने प्रॉफिट मेकिंग के लिए इसमें तकरीबन 80 के करीब डोजेस मल्टी डोज वायल है, एक वायल में होती हैं। और ये टीका बेसिकली इस्तेमाल होता है एज एन एंटी कैंसर। ये इसकी कोई अप्रूव्ड इंडिकेशन नहीं है कि आँख की पतली की बीमारी में लगे शुगर वालों पे। ये एक ऑफ लेवल यूज है जिसकी जिम्मेवारी ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं वो हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो देख के, ये इंडिकेटेड नहीं है इस आँख में लगने के लिए। अगर इस आँख में लगना भी है तो इसकी एहतियात ये है कि आप जब खोल लेते हैं वो ऑयल जिसमें 83 डोजेज हैं, उसी वक्त आपको चंद घंटे में इसको लगा देना चाहिए मुख्तलिफ लोगों को। अब हो ये रहा है क्योंकि लोगों के डॉक्टर के पास मरीज एक आता है दिन में, 2 आते हैं, तो वो फिर एक मिडल मैन बीच में आ गया जो कि अनपढ़, क्वैक और डिस्पेंसर है। उस डिस्पेंसर ने ये कारोबार शुरू कर दिया कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के कमरे में 2 कमरे लेके वहाँ अपना इसको रीफिलिंग करनी शुरू कर दी। बड़ी ऑयल से छोटी छोटी सरिंजों में के डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। ना उसने कोल्ड चेन का देखा, ना उसकी तालीम थी, ना उसके पास लाइसेंस था, ना डिग्री थी और ना वो जगह विजिट हुई थी किसी भी अथॉरिटी पंजाब की या ड्रैब की। तो वो इलीगल तौर पे इसको रीफिल कर रहा था और रीफिल करके वो बेच रहा था। अब वो जो बेच रहा था वो लाहौर में भी बेच रहा था, पूरे पंजाब में बेच रहा था और वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही थी, इसमें कोल्ड चेन में होना था ट्रांसपोर्ट। अब लाहौर में 20 मरीजों को ये लगा। ये पहले मुझे ही फोन आया था 3 दिन पहले, चौधरी मंसूर साहब जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया कसूर से
जब उनके भाई को लगा और उसको ये प्रॉब्लम हुई कि टीके के बाद उसका इन्फेक्शन हो गई, तो उस पे ही मैंने फौरी तौर पे इमीडिएटली एक्शन किया कि उधर जो टीका लगा उसको रिट्रीव किया, उसको देखा गया, और वो टीका फिर जब पता लगा कि वो उसी पर जो अब्दुल्ला और है वहाँ पे जो फार्मासिस्ट भी नहीं है, वो डिस्पेंसर है, एक लेमैन है, उसने सप्लाई किया था। तो फिर पता चला कि ये बहुत सारे, जब मीडिया ने ये बात उठाई तो बहुत सारे लोग मंजर आम पे आए जिनको ये लगा था और इन्फेक्शन हुई। 68 अभी तक अनफॉर्चुनेटली पूरे पंजाब में हैं, जिनमें से 20 लाहौर में हैं, 9 कसूर में हैं, इसी तरह मुल्तान में है। सजेस्ट क्या करना चाहेंगे लोगों को, जो लोग प्लान करते हैं इस तरह का कोई इलाज कराने का, पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? देखिए, कल वजीर आला साहब बहुत कंसर्न थे, और वो जब आ रहे थे चाइना से तो उस वक्त भी वो रास्ते में थे और बहुत ज़्यादा कंसर्न शो कर रहे थे। तो उन्होंने खुद मीटिंग चेयर की और उस मीटिंग में कुछ फैसले हुए। मेरी भी रिकमेंडेशन थी कि इसका इस्तेमाल आंखों में फौरी तौर पे बंद कर दिया जाए जब तक कि हम इसकी तह तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए ये इल्लीगल होगा इसको यूज करना। आई में कोई भी करेगा तो खिलाफ कानून करेगा और वो उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा, जिन 68 लोगों का ये लग के इन्फेक्शन हो चुकी, उसका इलाज हुकूमत अपने खर्चों पे बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट महंगी दवाइयों के साथ हम करेंगे। तीसरा, जो ये कर रहे थे काम, उनके खिलाफ FIR करा के और उनके साथ जो मिली भगत की ड्रग इंस्पेक्टर्स की कोई भी, उसको अनअर्थ करके इन सबको कैफरे किरदार तक पहुंचाना बहुत जरूरी होगा ताकि डेटरेंस क्रिएट की जाए। इसलिए थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जिंदगी या बनाई से नहीं खेलने दिया जाएगा। और इसी तरह हमने एक कमेटी बनाई हाई लेवल, जो अब ये इसकी तह तक जाएगी। इसको पुलिस को भी कहा, स्पेशल ब्रांच को भी, कि वो भी करेगी। और उस प्रेमिसेस को तो खैर सील हम कर ही चुके हैं जो प्रेमिसेस था, तो इसलिए इसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मंतकी इंतजाम तक जाएंगे। और हम ये भी देखना चाहेंगे कि ये ऑफ लेवल यूज क्यों हो रहा था। देखें, ये जब हमें ये कन्विंस हो जाएंगे कि बेनिफिट ज्यादा है और हार्म के चांसेस कम है, तो फिर हम दोबारा अलाउ करेंगे। फिलहाल इसका इस्तेमाल आंखों में रोक दिया गया है। ठीक है, सुनने वाले भी इस चीज़ को वाज़े तौर पे जो है वो जान लें कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल रोक दिया गया है। खुद से प्लीज़ आप ये कोशिश भी मत कीजिए। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी एक अपडेट आप तक पहुंचानी है, अपडेट बल्कि आप लोगों को खबरदार करना है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार अब कुछ शहर की मखसूस चौराहे हैं जहां बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। जेल रोड, केनाल रोड पर जो लोग जाएंगे बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल सवार, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज से मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत अहम शाहराहों पर उन मोटरसाइकिल सवारों का दाखिला बंद है जो कि बगैर हेलमेट के होंगे। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लापरवाही की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कोई भी सरकारी और नीम सरकारी इदारे का एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना नहीं है, CTO की जानिब से वाज़ा किया गया है। शादरा, GT रोड, बरकी रोड, बेदिया रोड, ड्राइव इन, रोही नाला, फिरोजपुर रोड पर नाकाबंदी और इसके साथ साथ शहर के दीगर इलाकों में भी नाकाबंदी की गई है और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब आ जाएं जी अगली खबर की तरफ जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। खबर यह है जी, अच्छी खबर लाहौरियों के लिए है। लाहौर रिंग रोड के कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर का संगे बुनियाद रख दिया गया है। कितना है मंसूबा है, क्या फायदा होगा? शायद सिप्रा साहब। देखिए, शहर का दाखिली और खारजी रास्ता है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। इसका बराह रास्त फ़ायदा जो लाहौर आने वाले और लाहौर से जुड़ जाने वाले लोग हैं उनको होगा। और बिलखसूस रिंग रोड के साथ अगर आप उसको मुंसलिक करेंगे, क्यों पेश आई? क्या यहाँ ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है? एग्जैक्टली, आप देखें, आप मोटरवे से बाबू साहू, आपको तो शायद कभी कम ही उतरना हो, हम लोग तो खैर आते और जाते रहते हैं तो वहाँ से उतरना होता है। ठोकर न्याज में कदरे बेहतर है, लेकिन अगर आपको बाबू साहू और फिर वो न्याजी से आपको आना पड़े तो वो तो ट्रैफिक वहाँ पे जाम होता है। वहाँ पे जो आप मोटरवे पे सफ़र बचा के आते हैं कुछ चंद मिनट्स, वो वहाँ आपके ज़ाय हो जाते हैं। तो इसलिए ये
बेसिकली अवामी फलाह के ये प्रोजेक्ट्स क्यों बनाए जाते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है वो यही चाह रही है कि आवाम की फलाह के मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। आप देखें रिंग रोड जो बहरिया साइड पे रुका हुआ था, अब वो तकमील की तरफ है, और ये जनवरी की वज़ीर आला कह रहे हैं कि उनकी डेडलाइन भी दी हुई है कि हम इसमें मुकम्मल कर लेंगे। अगर आपका रिंग रोड मुकम्मल होता है और शहर के दाखिली और खारजी रास्ता जो है वो क्लियर हो जाता है और रिंग रोड के साथ आप उसको मुंसलिक कर देते हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई मोटरवे से आ रहा है और वो कहे कि उसको DHA जाने के लिए शहर क्रॉस करना पड़ेगा, वो रिंग रोड को इस्तेमाल करेगा, बड़े आसानी से वो 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएगा। या कि बरकी वाली साइड या बेदियाँ वाली साइड या शहर का जो दूसरा इलाका है, या आप वाघा वाली साइड ले लें, मनामा वाली साइड ले लें, तो इसका बराह रास्त फ़ायदा आवाम को होगा और उसका संग बुनियाद अब रखा गया है। मुझे सबसे जो मज़ेदार चीज़ लगती है कि जब वज़ीर आला वहाँ जाते हैं, ब्रीफिंग लेते हैं और उसके बाद जो डेडलाइन उनसे पूछते हैं, उसका मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैंने 2 दफ़ा उनके साथ विज़िट किया है, और वो डेडलाइन देने के लिए जो शुरू में तो ऑफिसर्स दे देते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये डेडलाइन जो है ये मुकम्मल भी करनी है और इसका मुकम्मल फॉलोअप भी हो रहा होता है, और अब वो सोच समझ के किसी टाइम भी वहाँ पे विजिट के लिए विजिट हो सकता है, तो इसलिए आप वो सोच समझ के डेडलाइन देते हैं। लेकिन डेडलाइन जो CM साहब खुद सोच के जाते हैं, डेडलाइन वही होती है कि हमने ये देनी और इस पर मुकम्मल करना। उसकी क्या वजह क्या होती है? देखें, आप रोड की खुदाई कर रहे हैं, रोड को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो जो इस वक्त ट्रैफिक चल रही है, कुछ दिन के बाद जब वहाँ तोड़ फोड़ होगी तो वो मुतासिर होगी। अब आप देखें ना, कैवेलरी वाली साइड पे घोड़ा चौक, ये वाली चीज़ें हैं, आपने सिंगल लेन दी हुई है, तो वो ये मसाइल हैं, दबाव। तो इसलिए ये होती है कोशिश कि इन प्रोजेक्ट्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके शहरियों के लिए खोल दिया जाए ताकि उनको सहूलत हो। न्याजी चौक को ले लें या सगिया इंटरचेंज के साथ मुंसलिक हो रहा है, सगिया इंटरचेंज उसको बाबू साबू के साथ मिला रहे हैं। ये मेरे ख्याल में शादरा से लेके जो बाबू साबू का ये दरमियानी रास्ता है, ये जब बेस्ट हो जाएगा तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें मामला आप तो ट्रैफिक मामला को कवर भी करते रहते हैं, मुझे बताइए कितना अहम मंसूबा था और ट्रैफिक का फ्लो शहर की तरफ आने वाला या जाने वाला किस तरह से बेहतर होगा? मेरे ख्याल में जो मौजूदा गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थे ना, वो डेफिनेटली सारी पब्लिक बेनिफिट्स के लिए हैं, लेकिन पर्सनली बीइंग एज अ कॉमन सिटीजन मैं समझता हूँ ये 2 जो प्रोजेक्ट्स थे, नंबर 1 जो अभी इन्होंने स्टार्ट किया है बंद रोड के एलिवेशंस का, और दूसरा जो शादरा वाला था। देखें, ये जो इलाका सारा गुंजान आबाद है, कंजस्टेड है। अब पहले मोटरवे को लिंक दिया जाता था, बाबू साबू से एग्जिट होते थे, बाबू साबू से एग्जिट होकर फिर आपको वो अंदरून शहर से आलमोस्ट गुजरना पड़ता था। ट्रैफिक के हवाले से इसकी सूरत हाल यह है बंद रोड की, तो मोस्ट वर्स्ट रोड ऑफ द सिटी अगर मैं कहूँ तो वो है। वहाँ पे आपके गदा गाड़ी से लेके और जो बड़ा कंटेनर है वो भी वहाँ से चलता है, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है, ना लोगों के लिए था, ना जो है ट्रैफिक उसके लिए था। कनेक्टिविटी नहीं थी कि अगर आपने मोटरवे से अगर आप आ रहे हैं या मुल्तान रोड से आ रहे हैं, 2 ही रास्ते थे, या तो आपको शहर के दरमियान से गुजरना है, केनाल से आप गुजर नहीं देंगे, मुल्तान रोड से गुजरना है, या फिर आपको बाबू साबू से एग्जिट होके आपने बत्ती चौक और फिर शादरा की तरफ जाना है। इवन अगर आपने नॉर्थ लाहौर की तरफ जाना है तो यही रास्ता इस्तेमाल होता था। अब मोटरसाइकिलें आप उस पर जाएँ, ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं, रश ट्रैफिक इशू सबसे ज़्यादा वहाँ पे हैं, कोई अल्टरनेट था ही नहीं। सही इग्नोर मेरा ख्याल में इससे रहा माजी में, क्योंकि जो वहाँ पे आबादी है वो कॉमन सिटीज़न है, अब कोई पोस्ट या हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरा ख्याल में जो बेहतरीन तोहफा आम लोगों को मिला है ना मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। अब इससे आप देखेंगे फ़ायदा क्या होगा। बत्ती चौक से रिंग रोड पे आप मुंसलिक हैं, लेट्स सपोज अगर आप DHA से भी ट्रैवल कर रहे हैं और आपने बाबू साहब से मोटरवे पे आना है या आपने सब्ज़ाजार जाना है, तो आपको न्याजी चौक से डायरेक्टली आपको लिंक मिल गया डायरेक्ट वहाँ पे आने का। ठीक। अगर आपने मोटरवे से निकलना है, आपने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आना है, आपने बत्ती चौक आना है, आपने शादरा जाना है, तो आप बाबू साहब से निकल के उसी एलिवेटर रोड पे आके वहाँ पे पहुँच गए। फिर सबसे खूबसूरती CM साहब ने उस दिन भी कहा था कि यार हमने ये नहीं करना कि एक रोड बना दिया तो उसके साथ जो मुंसलिक छोटी सड़कें हैं वो हमने वहाँ पे डस्ट या छोड़ देनी है, टूट फूट छोड़ा देना है, हमने उसको भी मेंटेन करना है। तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये भी है कि उन्होंने देखा है कि लोगों के, क्योंकि बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, रिक्शे बहुत ज़्यादा हैं, दोनों तरफ में आबादी है, तो आपने पब्लिक को रोड क्रॉस करने के लिए आपने सबवेज भी देने हैं। तो 7 किलोमीटर में 9 आप पब्लिक को गुजरगाहें दे रहे हैं। फिर आप यू टर्न के लिए आपने स्पॉट पहले से आपने, लेकिन अल्लाह करे वो 9 गुजरगाहें लोग इस्तेमाल भी करें। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी अहम शाहराहों पे वो गुजरगाहें बनी हुई हैं जहाँ से हम लोग गुजर भी रहे होते हैं,
लेकिन हमने उनको इस्तेमाल नहीं करना उल्टा रास्ता लोग जरूर या इख्तियार फिर करते उसकी हैं। कुछ और भी वजूहत हैं कि यार नशई लोगों ने वहाँ पे डेरे भी डाल रखे होते हैं, इसलिए ख़वातीन और वो जो है खौफज़दा होती हैं वहाँ से गुजरने में। लेकिन उसका हल भी ये नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल ही छोड़ दें। अब मैं जे रोड पे तो ज़्यादा हम लोग सफ़र कर, मुझे बताएं कि हॉस्पिटल के सामने जो बड़ी देर के बाद PH जिलानी पार्क के गेट के साथ जो बना आपकी गुजरगाह बनाई, आज तक मैंने तो किसी को गुजरते नहीं देखा। उसकी एक वजह क्या है कि आपका जहां बस स्टॉप है आपने उससे दूर उसको बनाया है, बिल्कुल दोनों साइडों पे। यहाँ पे शायद से प्रसाद वाइंड अप करने का कहा जा रहा है, थोड़ी सी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनको भी समझना चाहिए। माजी रवैये भी तो है हाँ ना बिल्कुल लोगों का, ऐसी। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। दुर्र नायाब हमें अपडेट कर रहे थे जी, अभी जिनकी बर्थडे है हमने उनको विश करना है। अगर आपकी बर्थडे है कल तो आप हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। आज सालगिरह है जी चौधरी अहमद यामीन की, महवा मुस्तफ़ा की, जावेरिया शाहिद की, उबैद राजपूत की, फैसल शाहिद, सना हसन, आबिद लियाकत हैं, आतिफ उल्ला हैं और इसके बाद जी मनीषा मरियम की आज सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, सालगिरह की बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। अभी हम आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जो कि है आज के भाव। वीकेंड पे तो लोग खासी शिकायतें करते हैं क्योंकि सब लोगों की कोशिश होती है कि सैटरडे संडे हम पूरे हफ्ते के लिए ग्रॉसरी कर रहे हैं। महंगाई की लोग बहुत शिकायत करते रहे। हाफिज़ दिलावर मार्केट में मौजूद हैं, हमें आज की रेट लिस्ट बता रहे हैं जी। ओवर टू यू हाफिज़ दिलावर। जी है ना, बिल्कुल सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात करें तो 85 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 100 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो टमाटर भी 85 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 110 रुपये तक टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसन की कीमत की बात की जाए तो 300 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 380 रुपये तक लहसन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो अदरक थाईलैंड जो है वो 1060 रुपये, जबकि 1150 रुपये तक जो अदरक है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ अगर सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 150 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 170 रुपये तक सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 75 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 85 रुपये 90 रुपये तक आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। इसके साथ लीमू की कीमत की बात की जाए तो लीमू चाइना जो है 135 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 150 रुपये तक लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। करेले की कीमत की बात की जाए तो 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 140 रुपये करेले जो हैं फ़रोख्त हो रहे हैं। बैंगन की कीमत की बात की जाए तो 70 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 80 रुपये बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अब बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 115 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130 रुपये तक बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। भिंडी की कीमत की बात की जाए तो 90 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 110 रुपये तक भिंडी जो है फ़रोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 170 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 190-200 रुपये तक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें रेट लिस्ट बताई जी। आज है एक और बर्थडे लिस्ट है जी। असद भुट्टा की आज बर्थडे है। उमर अली आवान, फातिमा नदीम, उमर अली आवान 2 दफ़ा क्यों नाम लिखा है जी। इसके बाद मोहम्मद मुर्तज़ा की आज सालगिरह है। अलवीन की सालगिरह है। इमरान फातिमा की और ईमान फातिमा की सॉरी जी, और ईमन की आज सालगिरह है। आप लोगों को सालगिरह की बहुत मुबारकबाद। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जिन लोगों की आज सालगिरह है, जिनकी कल सालगिरह पिक्चर्स भिजवा दे, कल के शो में शामिल की जाएंगी। सो अभी हमने जाना एक ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स की अहमियत क्या है, ग्राउंड्स को आबाद करके आप किस तरह से अस्पतालों को वीरान कर सकते हैं, ये तो आप बाखूबी जानते हैं। ऐसे में ऐसे गार्डन्स जो है हमेशा स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए आगे रहा है और बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। एक प्लेटफॉर्म है जहां पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बहुत सारे लोगों के लिए कि वो आएँ और खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाएं। इसमें ऐसे गार्डन हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से प्रोवाइड करता है, कौन कौन से मौके मौजूद हैं, किस तरह से आप इन स्पोर्ट्स सरगर्मियों का हिस्सा बन सकते हैं। आज के प्रोग्राम में ये भी बात होगी और कुछ ऐसे गार्डन से मुंसलिक उन लोगों की भी बात होगी जो कि कामयाबी से खेल के मैदान में जो है अब पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। राजा बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन एग्री टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स प्रमोटर ऑफ पाकिस्तान हैं। और इसके बाद
महर नासिर अब्बास साहब ने ज्वाइन किया है, कैप्टन पाकिस्तान कौमी टीम एंड कैप्टन एसए गार्डन टीम है। नासिर साहब के बारे में आपको बताती चलूँ जी, पाकिस्तान के नासिर अब्बास ने जनूबी अफ्रीका के जॉर्ज में 2023 में 10 पैगिंग वर्ल्ड कप के पहले दिन इनफरादी लॉन्च कैटेगरी में कांसी का तमगा भी हासिल किया। सो इनके लिए भी मुबारकबाद पेश करेंगे, अपने मेहमानों को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। बाबर साहब, सबसे पहले मैं आपसे आगाज कर लेती हूँ। हमने हमेशा ऐसे गार्डन को देखा बड़ा एक्टिव रहा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर, और हम हमेशा इस चीज को प्रमोट भी करना चाहते हैं क्योंकि हम आजकल का लाइफस्टाइल देख रहे हैं। ऐसे में खेल की सरगर्मियां बहुत जरूरी हैं। ऐसे गार्डन का रोल बताइए क्या है? ऐसे गार्डन जी पिछले 10 सालों से एक हाउसिंग सोसाइटी का होता है कि लिविंग प्रोवाइड कर रही है, सस्ती लिविंग, लेकिन उसके साथ साथ जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उसको साथ लेके चल रही है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स का बहुत मेजर रोल है। स्पोर्ट्स का, हॉर्टिकल्चर का, वहाँ पे हमने तकरीबन 10 लाख पौधे भी लगाए हैं पिछले कुछ अरसे में। और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स स्पेशली जिसकी हम आज बात करना चाहते हैं वो है टेंट पैगिंग। टेंट पैगिंग में पिछले कुछ सालों से हमारी टीम जो है, पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। और ऐसे गार्डन बेसिकली उनको कैंप्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे रहा है, इंटरनेशनल कोचेस प्रोवाइड कर रहा है। और जो हमारे वर्ल्ड कप है, जिस तरह वर्ल्ड कप की तैयारी कराई गई पिछले 4 सालों में, उसके लिए जो वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मैचेस हैं वो भी पाकिस्तान में ऐसे गार्डन्स ने कराए, जिसके अंदर 6 मुल्क आए और पाकिस्तान के अंदर इनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म स्ट्रेट अवे मिला, जहाँ से पाकिस्तान और जॉर्डन ने क्वालिफाई किया था इसके लिए। उसके अलावा मिक्स मार्शल आर्ट्स के साथ हम आपके साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। फुटबॉल, टेनिस, आप कोई स्पोर्ट ले लें। स्नूकर के अंदर हमने नेशनल चैम्पियंस और इंटरनेशनली हमारे इस वक्त 2 लड़के सज्जाद और आसिफ इंटरनेशनली खेल रहे हैं, वो भी हमारे SAG स्नूकर जो लीग है उसके विनर्स हैं। और उनको फिर हमने स्पॉन्सर किया, बाहर भेजा और उन्होंने क्वालिफाई किया और प्रोफेशनल सर्किट में खेल रहे हैं। रमज़ान जो लड़का है, SN रमज़ान, जो वर्ल्ड चैम्पियन बना है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी नर्सरी से ऊपर आया। और इस तरीके से जो फुटबॉल है उसके अंदर हमारी टीम काफ़ी ऊपर जा रही है, बास्केटबॉल में बहुत ऊपर जा रही है। अब आइंदा जो आने वाली है उसमें एक ओलंपिक स्विमिंग पूल वहाँ पे बन रहा है। वहाँ पर जो हमारी टेंट पैगिंग है उसका नेशनल इवेंट, वो भी अब 16 तारीख को, वो भी नवंबर में वो भी स्टार्ट हो रहा है। तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऐसे गार्डन के बैनर के नीचे हो रही हैं। तो हमें इन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए और लोगों को मोटिवेट भी करना चाहिए। बाबर साहब से हम गुफ्तगू का महर नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 2023 में टेंट पैगिंग में वर्ल्ड कप के पहले दिन इनफरादी लॉन्च कैटेगरी में कांसी का तमगा हासिल किया। पहले तो आपको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे ये बताइएगा किस तरह से इस इवेंट के लिए आपने तैयारी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इसके लिए ना सबसे पहले टीम सेलेक्ट होती है। ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी ये हमारे खिलाड़ी हैं टेंट पैगिंग के, नेज़ाबाजी और टेंट पैगिंग थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि नेज़ाबाजी सिर्फ आप एक नेज़े के साथ करते हैं और टेंट पैगिंग जो है इसके अंदर 9 इमट होते हैं जी। अच्छा। उस 9 इमट्स में से कुछ होते हैं तलवार के साथ और कुछ होते हैं नेज़े के साथ। अच्छा। तो सबसे और 9 के 9 इवेंट आपके लिए जीतना भी जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। जो 9 इवेंट जीतेगी टीम वही जो भी होगा, क्वालिफाई होगा या वर्ल्ड कप होगा, वो जीतेगी। उसके लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने खिलाड़ी हैं उनको दावत दी जाती है हमारी इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। वो बुलाते हैं, फिर टीम सेलेक्ट करते हैं, टॉप 10 या टॉप 12 निकालते हैं। फिर उनका कैंप होता है, कैंप लगा के उसके बाद फिर टॉप 5 जो पाकिस्तान की नेशनल टीम बनती है उसके लिए निकालते हैं 5 लोगों को। तो ये पहले सिलेक्शन हुई, सिलेक्शन के बाद हमारी टीम बनी। टीम के अंदर मैं, इरफान महमूद और वजातुल्लाह खान, तसव्वुर अब्बास और फजील भट्टी थे जो पाकिस्तान टीम में। उसके बाद हमारा कैंप लगा यहाँ रेंजर हेडक्वार्टर लाहौर में, यहाँ प्रैक्टिस चलती रही। और उसके बाद हमारा क्वालिफाई राउंड आया, उसके अंदर फरवरी में हुआ, जिसके अंदर 6 टीमों ने हिस्सा लिया। उर्दन, लीबिया, सीरिया, बेलारूस और पाकिस्तान ने। तो बहुत टफ मुकाबला था। उसके अंदर पाकिस्तान और उर्दन ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए।
तो इस तरह ये होता है कि पहले मेरिट पे टीम बनती है, टीम का कैंप लगता है, कैंप के बाद फिर जाके आगे मुकाबले में हिस्सा लिया जाता है। सही सही। सो मुझे बताएं, आप इस मुकाबले के लिए कितनी देर पहले तैयारी शुरू करते हैं? देखें जी, जो क्वालिफाई है या सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए तो पूरा साल ही तैयारी में होते हैं बंदा कि कभी भी सिलेक्शन हमारी हो जाएगी, क्योंकि ये पता नहीं चलता, फ़ौरन ही 2-3-4 दिन के अंदर वो डेट अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि ये डेट है, इस डेट को खिलाड़ी आएंगे और हम टीम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो कैंप लगता है ये वक्फे से लगता है, लगातार नहीं लगता। जो अब हमारा वर्ल्ड कप के लिए कैंप लगा था ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी यहाँ थी पाकिस्तान में और वहाँ साउथ अफ्रीका में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा ये भी मसला होता है कि गर्मी वेदर का डिफरेंस होना भी आपके लिए सम टाइम प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी बाबर साहब के ये घुड़ नेज़ाबाजी बेसिकली है क्या, और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल आप कैसा देखते हैं? देखें, इसको जो नेज़ाबाजी है बेसिकली तो आपकी अच्छी नेज़ाबाजी अगर नेशनल लेवल पे अगर आप अच्छे हैं तो इंटरनेशनली आप ऑलरेडी आपकी एक बेस बनी होती है, राइडर अच्छे होते हैं, आप नेज़ाबाजी कर रहे होते हैं और उसके अंदर फिर परफेक्शन ये लोग लेके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर नेज़ाबाजी का एक कॉन्सेप्ट था जो शहरों की हद तक महदूद होकर रह गया था, गांव की हद तक महदूद होकर रह गया था। एक कल्चरल ये एक गेम चल रही थी। इसमें एक चीज़ जो हमने स्टार्ट की ऐसे गार्डन्स में, वो हमने इसको शहरों में लेके आए और उनको जो हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको इसमें इन्वॉल्व किया और हाउसिंग सोसाइटीज़ में तकरीबन 7-8 साल से ये काम शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखते हैं कि तकरीबन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में एक इवेंट उन्होंने, एक फ़ीचर सालाना उन्होंने अपना बना दिया टेंट पैकिंग का। टेंट पैकिंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खेली जाती है और पंजाब में स्पेशली, और अब तमाम सूबों में आहिस्ता आहिस्ता ये फैल गई है और इसका टैलेंट जो है पाकिस्तान से ज़्यादा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सिर्फ इनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, इनको मौके चाहिए और इंटरनेशनल माहौल चाहिए जो इनको लोकली अगर मिल जाए। लोकली इनके इंटरनेशनल इवेंट्स यहाँ पर होते रहे। ये बहुत ज़्यादा महंगा खेल है? ये महंगा खेल भी है और ये डेडिकेशन भी है और ये बहुत ख़तरनाक खेल भी है, लेकिन ये कि अगर तो जिस तरीके से ये लोग अपनी तैयारी करते हैं और उनकी बेसिस अच्छी होती हैं तो फिर ये बहुत ख़तरनाक रह नहीं जाता। और वही वाली बात है कि इनको ट्रेनिंग कैंप्स, इनकी सहूलियात इतनी अच्छी हों, इनके कोचेज़ इतने अच्छे हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इनका नेटवर्क पाकिस्तान में ऐसा हो गया है कि हम बाहर के कोचेज़ भी आ रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हमें राजा साहब ने बताया कि ये महंगा होने के साथ साथ ख़तरनाक भी है, तो कभी कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि आप ज़ख्मी हुए या कुछ आपने कहा कि अच्छा जी ये मैंने सेलेक्ट किया खेल तो मैंने अच्छा नहीं किया, ख़तरनाक है, कुछ भी हो सकता है? नहीं जी, ऐसा तो कोई मौका नहीं आया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस एक्सीडेंट से बचाया हुआ है। एक्सीडेंट होते भी हैं, अल्लाह माफ़ करे, हमारे 2-3 ऐसे लड़के हैं जो इस एक्सीडेंट में फौत भी हुए हैं, अल्लाह रहम करे। तो ये ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस तरह है कि इसके अंदर सबसे पहले घोड़े का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जो घोड़ा आप रखते हैं उसको ट्रेन करते हैं, बेस उसकी ट्रेनिंग है, ठीक है। अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी तो वो आपको गेम भी अच्छी कराएगा और आपके साथ वो लाइफ टाइम चलेगा। अगर उसकी बेस ट्रेनिंग ठीक नहीं है तो वो आपको नुकसान दे सकता है। यानी हम कह सकते हैं वो गेम का सबसे लाजिम और मलजूम हिस्सा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। सो उसको ट्रेन कौन करता है? आप खुद ही उसकी ट्रेनिंग का ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल जी, मैं खुद तकरीबन ना, ये मेरा इस फील्ड में तकरीबन 15 साल। लेकिन अगर आप बाहर के मुल्क किसी मुकाबले के लिए जाते हैं तो घोड़ा तो वो नहीं होता, फिर तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आपके लिए। यही तो चैलेंज है जो एक्सेप्ट करना होता है जी। सही। क्योंकि अब जब हम साउथ अफ्रीका गए हैं तो उनके घोड़े और हमारे घोड़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। हमारे घोड़े देसी घोड़े होते हैं, उनके घोड़े थौरो घोड़े होते हैं। तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे जो देसी घोड़े होते हैं ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, स्पीड वाले होते हैं, तलख मिजाज होते हैं। उनके घोड़े बिल्कुल स्लो होते हैं और बिल्कुल कूल माइंड होते हैं, यानी कि उनको जितना भी आप छेड़ लें, तंग कर लें ना, वो महसूस नहीं करवाते। तो ये थोड़ा सा चेंज बहुत है हमारे लिए, क्योंकि हमारी टीम का कैंप वहाँ नहीं लगा, बाकी टीमों ने वहाँ कैंप लगाया है।
तो ये थोड़ा सा घोड़ों का मसला फायदा हो जाता है। ठीक है राजा बाबर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, खेलों के फ़रोग के लिए ऐसे गार्डन तो काम कर ही रहा है, अब वो लोग जो कि इसका हिस्सा बनना चाहते हैं कैसे बन सकते हैं? आपके कोई अपकमिंग इवेंट्स जिनमें लोग शमूलियत कर सकते हैं? हमारा एक जो नेशनल टेंट पैगिंग हमारा जो एक इवेंट है वो 16 से 18 नवंबर को हो रहा है ऐसे गार्डन्स के अंदर। उसमें आएँ सारे, आके देखें, ये बच्चों को लेके आएँ, उसके शौक़ पैदा करें। इसके अलावा हमने ओवरऑल शहर के अंदर अब माशाल्लाह इतनी जगह हो गई हैं कि अगर कोई भी टेंट पैगिंग सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो हमारा फ़ोन नंबर है 042111724786। इस पे कॉल करें, हम आपको आपके लोकल एरिया में जो क्लब है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, हम वहाँ का पता बताएंगे, आपको गाइड करेंगे और वहाँ पर बिल्कुल बेसिक और बहुत अच्छी ट्रेनिंग राइडिंग की वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, सो ये आपके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से आप उनको इन्फॉर्म करें कि वो डिटेल्स यहाँ से ले सकते हैं और इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं? SAG टेंट पैगिंग के नाम पे एक हमारा फेसबुक पेज है, इस पे आ सकते हैं। हमारा जो UN नंबर मैंने आपको बताया 1117244786, इस पे कॉल कर सकते हैं। इसके अंदर 24 आवर सर्विस है। हम स्पोर्ट्स को ना सिर्फ अपनी जगह पे बल्कि पूरे पाकिस्तान में फ़रोग़ दे रहे हैं। अच्छा जी, कौन कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो सकती हैं टेंट पैगिंग के अलावा भी? क्या कोई स्पोर्ट्स? देखिए, हमने जो मेन जिन पे फोकस किया हुआ है, एक टेंट पैगिंग है। टेंट पैगिंग के अंदर फिर आगे काफ़ी सारी जितने भी इवेंट्स हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, वो सारे हैं, उसकी ट्रेनिंग हो रही है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हो रही है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का आपको पता है, हमने पाकिस्तान वर्सेस ईरान एक इवेंट अभी किया है, इससे पहले पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान किया है इंटरनेशनली, और आजकल हमारी नेशनल चैम्पियनशिप चल रही है NFT के नाम पे। PMMAF.org उसकी वेबसाइट है। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम उनको लेके आ रहे हैं पूरी कौम को। उसके अलावा स्नूकर पे, स्नूकर की कोचिंग से लेके। कितने दिन का ये इवेंट है बाबर साहब? जो नेशनल चल रहा है, ये आजकल इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। आज जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त KPK में इसके ट्रायल्स चल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इसके ट्रायल्स होते हैं और तमाम पाकिस्तान से जब लोग तैयार होते हैं और तो उनको हम ऐसे गार्डन्स के अंदर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए लेके आते हैं। वो भी 16, 17, 18 नहीं सॉरी, वो 3, 4 और 5 नवंबर को हो रहा है। तो एक ये नेशनल चैम्पियनशिप है। एक इसके अलावा हमने यूथ पे भी काम शुरू कर दिया, छोटे बच्चे जो अंडर 17 है, क्योंकि उस स्टेज पे जब हम काम करेंगे तो जब इस स्टेज पे लोग आएंगे तो उनकी एक बहुत अच्छी बेस बनी होती है। उसकी भी अभी हम तमाम पाकिस्तान में नेशनल चैम्पियनशिप्स करा रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट सीखने के लिए जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो PMMAF.org, ये हमारी वेबसाइट है। इसके अंदर जब भी आप जाएंगे आपको अपने लोकल एरिया का क्लब रजिस्टर्ड मिल जाएगा। आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं और ख़ुद भी, और किसी भी एज में आप इसको सीख भी सकते हैं और फिट भी रह सकते हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ फिटनेस है ये। सही। अच्छा जी, हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के साथ साथ इस तरह की जगहों पर देखते हैं कुछ मेले का सा समा हो, सो कुछ खाने पीने के स्टॉल्स भी होंगे, एंटरटेनमेंट के लिए लोग फैमिलीज़ के साथ भी आ सकते हैं? बिल्कुल फैमिलीज़ के साथ आ सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पता है एग्री टूरिज़म के साथ ये एक सफ़र शुरू किया था, जहाँ पहले हमने हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को हमने साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो जहाँ भी हमारा ये इवेंट होता है वहाँ पे एक हेल्दी पूरी फूड कोर्ट होते हैं, बच्चे आ सकते हैं, बड़े आ सकते हैं, उनके लिए हम, यानी ये एक फैमिली गेट टुगेदर इवेंट हो सकता है, आप जा सकते हैं। मेरे नासिर साहब, वो लोग जो कि इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ ऐसी गाइडलाइन जो कि आप उनको देना चाहें, कुछ ऐसी वो कहते हैं ना कि आप हेल्प कर दें किसी की कि ये चीज़ें बता दें, अगर आप इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपको सीखनी है? जी, सबसे पहले तो राइडिंग है। राइडिंग सीखेंगे तो नेज़ाबाजी भी करेंगे, टेंट पैगिंग भी करेंगे। सबसे पहले राइडिंग के लिए क्योंकि हमारे लाहौर के अंदर भी हैं और हमारा ख़ुद का क्लब है ऐसे गार्डन टेंट पैगिंग क्लब और SAG राइडिंग क्लब, जिसके अंदर हम बच्चों को राइड, बड़ों को राइड सिखाते हैं। आएँ, सीखें और मुस्तकबिल के लिए कुछ करें जिस तरह हम कर रहे हैं। तो ये तो सारा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जितने पाकिस्तान में नेज़ाबाजी के खिलाड़ी हैं इतने कहीं भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 10,000 के करीब ये टेंट पैगर लोग हैं
बाकी मुल्कों में चंद हैं, कहीं 100 है, कहीं 50 है, इस तरह कम कम है। तो ये इंटरनेशनल बेसिक 40 मुल्कों में अब खेला जा रहा है। तो उस लिहाज से अगर कोई सीखना चाहता है, करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हम हर वक्त। चलें जी, दरवाजे खुले हैं, आप लोग जा सकते हैं। बाबर साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? देखें, हमारा मैसेज हमेशा की तरह यही है कि अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से निकालें, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आएँ, उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेके आएँ, उनको ये बताएं कि वो खाना क्या खा रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके टेबल पे जो फ्रूट या सब्ज़ी पड़ी है वो कहाँ से आ रही है। हम लोग किचन गार्डन्स, घर के अंदर गार्डन्स बनाएं, घर के अंदर अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएं छोटे छोटे। तो जो आजकल के हालात हैं और आजकल के जो सिस्टम जिससे हम लोग गुज़र रहे हैं, इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि घर के अंदर स्पोर्ट्स का माहौल और हेल्दी फूड का माहौल, ये हाँ, ये समझने की ज़रूरत है कि जान है तो जहान है। तो आप अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ को फ़रोग दें, घर में सब्जियां उगाएं और इसके साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि आप तंदुरुस्त रह सकें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। मौसम जा रहा है तब्दीली की जानिब, सर्दी की आमद का एहसास हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको आज बारिश होगी या नहीं, मौसम कैसा रहेगा, कोमल बताएंगी, बाहर मौजूद हैं। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, अन्ना, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो हल्की हल्की हवाएं और फूलों की भीनी भीनी खुशबू लाहौर की फ़िज़ा को मुअत्तर कर रही है। लाहौर का मौसम आज बहुत ही मुनफरिद अदाएँ दिखा रहा है। ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला लाहौर के बासियों का दिल लुभा रहा है और शहर लाहौर के बासी इस मौसम को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त आइडियल पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी जो हैं वो सुबह की वजह से फ़ायदा भी उठा रहे हैं और सुबह की ताज़ा हवाओं में ताज़गी का एहसास भी काफ़ी ज़्यादा करते हुए नज़र आए हैं। इसी के साथ साथ बात की जाए लाहौर में टेम्परेचर के हवाले से तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि अब मौसम जो है वो आहिस्ता से तब्दीली की जानिब है और अब आने वाले दिनों में मज़ीद मौसम में बेहतरी नज़र आएगी और गर्मी का एहसास जो है वो अब कम किया जाएगा। अभी भी हमने महसूस किया कि कल की बारिश के बाद जो है लाहौर का मौसम अच्छा खासा तब्दील हुआ है। ख़ासतौर पर रात के औकात में अच्छी खासी सर्दी महसूस की जाती है। तो ये शहरी के लिए अच्छी खबर है कि अब जो है मौसम सरमा की आमद का सिलसिला जो है वो अरूज पर पहुँच चुका है और शहरी लाहौर के बासी जो इस मौसम को इंजॉय करना चाह रहे थे अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ बात की जाए हमारे परिंदों के हवाले से तो परिंदों की चहचहाहट जो है वो भी कानों में रस खोल रही है और हर कोई जो है वो अपने अपने अंदाज में लाहौर की फ़िज़ा को एंजॉय कर रहा है। वही बात करें कोमल, बहुत शुक्रिया मौसम के बारे में आपने हमें बताया। नेक्स्ट सेगमेंट है जी बिग स्क्रीन। सो मूवी तो इंटरेस्टिंग लग रही है, आप देख के फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। सेकेंडली, जिनकी बर्थडे है कल वो हमें पिक्चर्स भिजवा दें, कल के शो में शामिल करेंगे और उनकी बर्थडे को भी स्पेशल बनाएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो लोग समझते हैं कि उनके अंदर एक टैलेंट है और वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप ज़रूर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पर अपना टैलेंट शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम में आपको मदऊ करेंगे हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।